ईरान और इजराइल में लड़ाई है। हालांकि आधिकारिक रूप से दोनों में से किसी ने भी युद्ध का ऐलान नहीं किया है, पर भारत के लिए भी इस जंग से चिंता उपज रही है क्योंकि इन देशों में भारतीय फंसे हुए हैं। ईरान में उनकी यूनिवर्सिटीज़ जहां पर वो पढ़ाई कर रहे हैं उसके पास मिसाइलें गिर रही हैं। ये लोग घर कैसे लौटेंगे? हवाई रास्ते तो बंद हैं, तो विकल्प क्या है सामने? इसके अलावा एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान क्या इन वैकल्पिक रास्तों में भी अड़ंगा बन सकता है? इन सुरक्षित रास्तों के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि जब एक देश से भारतीयों को बाहर निकाला जा रहा है तो दूसरे देश से क्यों नहीं? क्या निश्चिंतता उनके डिफेंस सिस्टम के कारण है या कुछ छिपे हुए संदेश देने की भी कोशिश है? अब हम बात कर रहे हैं इजराइल की। आज के लल्लन टॉप शो में जंग के इर्द गिर्द के इंडिया के कंटेक्स्ट में सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। बात अहमदाबाद प्लेन हादसे की भी, जिससे जुड़ी एक बेहद ज़रूरी जानकारी सामने आई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मर्तबा विदेश दौरे पर हैं और साइप्रस पहुंचे हैं, उसके बारे में जानेंगे। और आखिरी में जनगणना से जुड़ी एक जो जरूरी सरकारी जानकारी आई है, गजट नोटिफिकेशन आया है, उसका रुख करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Candid, Sharda University and Sonata. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। दोनों तरफ से मिसाइलें और ड्रोन के हमले चल रहे हैं। इस बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। 10,000 से कुछ ज़्यादा भारतीय रहते हैं ईरान में। संघर्ष शुरू होने के बाद से ही इनकी अपीलें की जा रही थी वापसी की। बीते दिनों तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डॉर्मेट्री के पास ड्रोन हमले की खबर आई। इसमें 2 भारतीय स्टूडेंट घायल हुए थे। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस नोट भी जारी किया और क्या लिखा इसमें? ईरान में भारत का दूतावास सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नज़र रखे हुए है और भारतीय छात्रों के संपर्क में है। दूतावास की निगरानी में स्टूडेंट्स को ईरान के भीतर ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। 15 जून को ये प्रेस नोट आया और 16 जून को पता चला कि भारतीयों के सेफ पैसेज देने की जो ईरान से अपील की गई है उससे जुड़े अपडेट आ गए हैं। इंडिया टुडे से जुड़े प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इस दरख्वास्त पर ईरान ने कहा क्योंकि ईरान का एयर स्पेस बंद है, ऐसे में भारतीय स्टूडेंट्स जमीनी रास्तों के जरिए अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान जा सकते हैं। ये ईरान से जुड़े हुए देश हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारी अभी जमीनी रास्तों पर विचार कर रहे हैं। इस बीच भारतीय छात्रों को ईरान के भीतर सुरक्षित स्थानों पर रिलोकेट किया जा रहा है। द हिंदू अखबार से जुड़े कल्लोल भट्टाचार्य जी ने इस संबंध में सूत्रों के हवाले से कुछ ज़रूरी जानकारियां दी। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से बसें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा तजरिश स्थित शाहिद बहस्ती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और तुर्की अजरबैजान बॉर्डर के पास मौजूद उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से भी भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। कौम शहर में भी ऐसी तैयारियां हैं। भारतीय अधिकारियों का फोकस फिलहाल राजधानी तेहरान पर ज़्यादा है क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा वहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारी ईरान के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हालांकि इस बारे में जानकारी नहीं आई कि भारतीयों को किन लोकेशंस पर ले जाया जा रहा है। इससे पहले कुछ और भी जानकारी आई। मसलन ईरान का स्पेस बंद होने के चलते हवा के रास्ते भारतीयों को निकालने का विकल्प पूरी तरह से ऑफ द टेबल है। इसके चलते ईरान के दक्षिणी बंदरगाह यानी बांदर अब्बास से पानी के रास्ते भारतीयों को निकालने के प्लान पर विचार चल रहा था। हालांकि इस बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई। फिलहाल अजरबैजान, अर्मेनिया और अफगानिस्तान वाले रास्तों पर ही विचार है और जो संभावित रास्ते हैं उनके बारे में आगे बताएंगे। पर पहले ये जान लें कि भारत के लोग ईरान में करने क्या जाते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक ईरान में अभी कुल 10,765 भारतीय मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़ा हिस्सा मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्रों का है। करीब 6,000 भारतीय स्टूडेंट ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं। ईरान में मेडिकल की पढ़ाई अपेक्षाकृत सस्ती है और लगातार जारी हमलों के कारण अब इन छात्रों की चिंताएं बढ़ रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ छात्रों की आपबीती छापी। शाहिद बस्ती यूनिवर्सिटी में तीसरे वर्ष के MBBS छात्र इम्तिसाल मोहिदीन ने कहा, एक धमाका हमारे हॉस्टल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर हुआ। यहाँ 350 से ज़्यादा भारतीय छात्र पढ़ते हैं। हम डरे हुए हैं। इम्तिसाल ने
आगे बताया कि 13 जून की सुबह करीब 2:30 बजे धमाकों की आवाज़ से हमारी नींद टूटी और हम बेसमेंट में भागे और तब से सो नहीं पाए। वहीं श्रीनगर के रहने वाले फैज़ान ईरान की केरमन यूनिवर्सिटी में मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। उनके मुताबिक आज हमने गोलियों की आवाज़ सुनी, हमसे पानी का स्टॉक बचा कर रखने को कहा गया है। मेरे पेरेंट्स दिन में 10 बार फ़ोन करते हैं, इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा। हम यहाँ पढ़ाई करने आए, लेकिन अब यहाँ हमारी एकमात्र चिंता खुद को बचाने की है। स्टूडेंट्स की तरह और जो भारतीय हैं वो भी डर के साए में। लगभग 3000 भारतीय कामगार चाबहार प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। चाबहार प्रोजेक्ट में भारत का भी निवेश है। इसके अलावा कुछ भारतीय ईरान के एनर्जी सेक्टर में भी काम करते हैं, मसलन तेल और गैस से जुड़ी गतिविधियों में। ये कामगार ईरान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में रहते हैं, जहाँ तरह तरह की लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियाँ हैं। वहीं लगभग 1000 भारतीयों का समूह व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों में लगा है। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर इनका फोकस रहता है। भारत और ईरान के बीच व्यापारिक गतिविधियों में भी इन भारतीयों का रोल है। इसके अलावा 500 के करीब भारतीय दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों की बेहतरी के काम में लगे हैं। ये तो हुआ ईरान में मौजूद भारतीयों और उनकी गतिविधियों का लेखा जोखा। अब सबसे ज़रूरी सवाल, किन रास्तों से इन्हें वापस लाया जा सकता है, थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ मैप दिखेंगे, इसलिए ध्यान लगाकर देखिएगा। ईरान के आसपास 7 बॉर्डर हैं: अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पर कई जगहों पर कई सारी दिक्कतें हैं, ऐसे विकल्प सीमित हो जाते हैं। भारत ने यमन से लेकर यूक्रेन तक से अपने लोगों को सुरक्षित निकाला है, ऐसे में ईरान से भी निकाल ही लेंगे। सबसे पहला विकल्प अजरबैजान का रास्ता। लगभग 700 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए अस्तारा क्रॉसिंग पर पहुंचा जा सकता है। ये क्रॉसिंग ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के लिए खुली रहती है। यहाँ से अजरबैजान में कदम रखे जा सकते हैं और फिर वहाँ पहुँचने का दूसरा विकल्प जुल्फा क्रॉसिंग का भी, हालांकि ये थोड़ा लंबा रास्ता है। अजरबैजान पहुँचने के बाद आर्मेनिया भी पहुँचा जा सकता है और वहाँ से भी हवाई रास्ते के जरिए भारत आया जा सकता है। दूसरा विकल्प है सीधे आर्मेनिया पहुंचने का। नॉर्डूज अगारक क्रॉसिंग के जरिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए बॉर्डर खुला रहता है, वीआईपी बसें भी चलती हैं। तीसरा ऑप्शन तुर्कमेनिस्तान का। लोथफाबाद क्रॉसिंग के जरिए यहाँ एंटर किया जा सकता है। लगभग 1200 किलोमीटर का रास्ता है। चौथा विकल्प है अफगानिस्तान का। जबोल जारांज क्रॉसिंग के जरिए। मिलक जारांज क्रॉसिंग भी ये विकल्प देती है। इसके अलावा तुर्की की गुरबुलाक, बजारगन और कैपिकोए राजी क्रॉसिंग्स भी खुली रहती हैं। ईरान से पाकिस्तान जाने के लिए ताफ्तान, मिर्जावे बॉर्डर्स का यूज किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल तुर्की और पाकिस्तान से भारत के संबंध अच्छे नहीं, ऐसे में शायद इन रास्तों पर विचार हो। एक्सपर्ट से और बात समझते हैं। ईरान की तरफ से कहा गया, बताया जा रहा है कि जो लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं वो इस समय ओपन है, यानी कोई निकलना चाहता है तो अजरबैजान के रास्ते, तुर्कमेनिस्तान के रास्ते या जो अफगान बॉर्डर क्रॉसिंग है वहां से लोग आ जा सक रहे हैं। लेकिन भारतीयों को किस रास्ते से निकाला जाएगा अभी ये तय नहीं है। तय इसलिए नहीं है कि सबसे पहले तो इसका आकलन होगा कि जो अधिकतर भारतीय हैं जो कि निकलना चाहते हैं वो किन इलाकों के अंदर मौजूद हैं, उन इलाकों से उन्हें उस जगह तक कैसे पहुंचाया जाए जहां से उन्हें कम से कम समय के अंदर और कम से कम जो सड़क की दूरी है उसके जरिए बॉर्डर क्रॉसिंग तक पहुंचाया जा सके। इसकी प्रक्रिया, इस आकलन की जो प्रक्रिया है वो इस समय चल रही है। आप जानते ही हैं कि भारत सरकार की, भारत का जो दूतावास है वहां पर तेहरान के अंदर, उसने सोशल मीडिया जो फॉर्म्स हैं वो जारी किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सभी से कहा गया है कि वो अपनी जगह के बारे में, अपने कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में अपडेट करें। ये पहला चरण होता है। कभी भी जैसे यमन में हुआ था या यूक्रेन में हुआ था, जब जब इवैक्यूएशन ऑपरेशन होता है उसका पहला चरण ये होता है कि हम ये पता लगाते हैं कि हमारे लोग हैं कहाँ कहाँ, और सभी लोग जब एक बार जुट जाते हैं तब उनको ये मैसेज करना आसान होता है कि आपके लिए ये व्यवस्था की जा रही है, वहां पर गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि ऐसे में किसी भी युद्ध काल के अंदर लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। फिर ये भी एक मसला होता है कि कौन निकलना चाहता है, तो जो सबसे प्राथमिकता तो उन्हें दी जाती है जो छात्र हैं, जो निकलना चाहते हैं, जिनके पास अपना कोई बेस नहीं है। कई परिवार भी ऐसे होते हैं, जैसे बंदर अब्बास का एरिया है, वहां पर कई भारतीय हैं जो निकलना चाहते हैं वहां पर। तो अभी वो प्रक्रिया इस समय चल रही है। उसके बाद ये तय होगा कि लोगों को किन पॉइंट तक पहुंचाया जाए। अभी बीच में ये जरूर हुआ है कि जो इलाके, जो तेहरान या उसके आसपास के इलाके हैं जहां पर तनाव सबसे ज्यादा है, उन इलाकों के अंदर वहां पे जिन छात्रों की चिंता थी उन्हें कुछ सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है ताकि उनकी चिंता कम हो, जहां पर लड़ाई उतनी इंटेंसिफाइड नहीं है या ज्यादा टारगेटिंग वहां पर नहीं हो रही है। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. यहाँ ठहरकर हम भारत और ईरान के रिश्तों पर भी बात कर लेते हैं, जो कि ईसा पूर्व के समय तक जाता है। एक समय था ईसा से 1500-2000 वर्ष पूर्व का, जब वहाँ पर अवेस्ता ग्रंथ लिखा जा रहा था, और कई इतिहासकारों का मानना है कि यही समय था जब भारत में
ऋग्वेद रचा जा रहा था। एक वो दौर भी आया जब पारसियों को धार्मिक उत्पीड़न के चलते ईरान छोड़कर भागना पड़ा और उन्होंने भारत में पूर्वी तट पर, जो उनके लिए पूर्वी तट था और हमारे लिए भारत का पश्चिमी किनारा, ऐसे गुजरात में आकर शरण ली। तब कहा गया कि पारसी यहाँ पर ऐसे घुल मिल जाएंगे जैसे चीनी दूध में घुलती मिलती है, और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। स्वतंत्र और आज़ाद और आधुनिक युग की बात करें तो 1947 तक जो ब्रिटिश इंडिया था उसकी सीमा ईरान से जुड़ी होती थी, लेकिन हम जानते हैं कि देश का विभाजन हुआ तब ईरान पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा बन गया। लेकिन भारत और ईरान के रिश्ते मजबूत रहे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में इस देश का दौरा किया। 1974 के दौर में जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष थे रेज़ा पहलवी, उन्होंने यहाँ दौरा किया भारत का। भारत और ईरान के बीच तब तेल की संधि भी हुई। तो इस तरीके का एक पूरा दौर रहा। 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई तब शुरुआती हिचक के बाद भारत ने उसके बाद भी ईरान को मान्यता दी। हालांकि इराक और ईरान की जंग के समय भारत का रुख इराक के साथ ज़्यादा मिला हुआ था। इस पूरे दौर में एक बड़ा पड़ाव आया 2005 में, जब भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर सहमति बनी। उस समय अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगा रखे थे, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद करने के लिए और कई चीज़ों के लिए, और अमेरिका उन सारे देशों पर भी दबाव डाल रहा था जो ईरान के साथ बायलैटरल ट्रेड करते थे। भारत भी उस सूची में था। इसके चलते भारत और ईरान के रिश्ते कुछ बिगड़े भी, और इन्हें सुधारने के लिए 2008 में तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इस देश का दौरा भी किया था। 2010 में एक बार फिर से तनाव आया जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने दुनिया भर के मुस्लिमों से कश्मीर में जिहाद की अपील की, और जिस पर भारत ने कड़ी नाराज़गी जताई थी। फिर आता है 2016 का दौर। एक और बड़ा पड़ाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के दौरे पर गए। उस दौरान चाबहार पोर्ट को डेवलप करने को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ। दिसंबर 2018 में भारत ने पोर्ट का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। चाबहार पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्वादर को चीन ने लीज पर लिया है और वो इसके जरिए सेंट्रल एशिया के देशों को इंडियन ओशन से जोड़ना चाहता है। चाबहार को चीन को चैलेंज करने की कोशिश के तौर पर देखा गया, लेकिन इसमें मुश्किलें भी आती रहीं। इस पोर्ट प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए भारत और ईरान प्रतिबद्ध हैं। समय समय पर जारी बयानों ने भी इसकी तस्दीक की है। ये तो भारत और ईरान के बीच संबंधों की बात हुई, और जानकारी लेते हैं एक्सपर्ट से। देखिए, भारत और ईरान के संबंध बहुत पुराने रहे हैं। भारत और ईरान के बीच में सांस्कृतिक संबंध हैं, ऐतिहासिक संबंध हैं, आप उन्हें कई हद तक रणनीतिक संबंध भी कह सकते हैं। चूंकि भारत ने अफगानिस्तान के अंदर जो मदद भारत दे रहा था उसके लिए भारत ने चाबहार के अंदर रणनीतिक निवेश किया है। चाबहार का जो पोर्ट है, बंदर अब्बास पोर्ट है, उसके विकास के अंदर भारत ने वहां पर निवेश कर रखा है। साथ ही भारत ने जो है चाबहार पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान के डेला ज़रांश तक का जो रोड है उसके कंस्ट्रक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डेला ज़रांश का जो अफगानिस्तान बॉर्डर का रोड है उसको भारत ने बनाया है। साथ ही ईरान के साथ में भारत के तेल के संबंध भी थे, यानी भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संबंध भी थे। साथ ही हम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की जब बात करते हैं तो उसमें हमें यह भी देखना होता है कि भारत के अंदर एक बड़ी शिया आबादी रहती है जो कि ईरान के साथ में उसके काफी नजदीकी रिश्ते रहे हैं। साथ ही भारत के इतिहास के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको जो फारसी जो है प्रभाव देखने को मिलता है, एम्पायर ऑफ पर्शिया का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन इन तमाम संबंधों के बावजूद जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसके अंदर बीते कुछ समय में इस तरीके के बदलाव हुए हैं जिसमें हम संबंधों को बैलेंस करते हुए नजर आते हैं कई बार। और भारत ने ईरान के साथ संबंध तो बनाए रखे अपने, लेकिन भारत ने जैसे तेल जो है वो खरीदना काफी हद तक कम किया। उसके अंदर बहुत बड़ा कारण अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध थे। लेकिन उन प्रतिबंधों के साथ साथ भारत ने यह भी रियायत ली पश्चिमी देशों से कि भाई चाबहार का जो पोर्ट है उसे हम बनाए रखें। तो ये भारत की फॉरेन पॉलिसी की आप एक कौशल भी कह सकते हैं कि एक तरफ हम ईरान के साथ में अपने संबंधों को और अपने निवेश को बरकरार रख पाए, लेकिन उसके साथ साथ हमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल जो हालात हैं उन्हें भी देखना है। और इसके मद्देनजर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर हमें कुछ चुनौतियां भी आई ईरान के संदर्भ में। और ईरान के अगर न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को देखा जाए या न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखा जाए तो उसमें भारत का भी ये रवैया रहा है। भारत की स्थापित जो स्टैंड है भारत का वो ये है कि ईरान ने चूंकि एनपीटी पर दस्तखत किए हैं इसलिए ईरान को इसमें जो है एनपीटी को कंप्लाई करना चाहिए। लेकिन फिर भी ईरान और इजराइल के इस तनाव के बीच में भारत का जो बयान है वो स्पष्ट कहता है कि दोनों देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। भारत चाहता है कि दोनों के बीच में शांति हो और उसमें यदि भारत कोई भूमिका निभा सकता है तो हम उसके लिए तैयार हैं।
अब प्रश्न ये उठता है कि भारत ने इजराइल के लिए इसी तरह की एडवाइजरी अभी तक क्यों जारी नहीं की कि इवैक्यूएशन करना पड़े, जबकि वहाँ पर ईरान से 2 गुने यानी लगभग 20,000 भारतीय रहते हैं और हमें पता है कि ईरान की कुछ मिसाइलों ने इजराइल में नुकसान पहुंचाया है। ये तो ईरान की बात हुई, अब इजराइल का रुख करते हैं। भारत ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, इवैक्यूएशन शुरू किया और इजराइल के लिए सिर्फ ट्रैवल एडवाइजरी जिस तरह की अमेरिका या यूके या कनाडा जैसे देशों ने की, कोई इवैक्यूएशन प्लान नहीं। इसकी वजह क्या है? पहली वजह, ईरान के मुकाबले इजराइल में रह रहे ज़्यादातर भारतीय 2 और सबसे ज़्यादा फोर्टिफाइड जो शहर हैं टेल अवीव और जेरूसलम वहाँ पर स्थित हैं जहाँ पर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। दूसरा बिंदु, ये ज़्यादातर भारतीय केयर गिविंग सेक्टर्स में हैं, मसलन टेक प्रोफेशनल हैं यानी अपेक्षाकृत सुरक्षित इलाकों में हैं, वाइट कॉलर जॉब में हैं। तीसरा बिंदु, इजराइल से भारतीयों को निकालने का मतलब होगा उनकी सुरक्षा क्षमताओं पर भरोसा न जताना। इससे भारत और इजराइल की डिफेंस डील्स पर भी और परसेप्शन के लेवल पर भी असर पड़ सकता है। चौथा बिंदु, ईरान का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है जबकि इजराइल में बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी भी ऑपरेशनल है। भारतीय इसके जरिए कहीं भी जा सकते हैं। अब ये तो हमने प्रमुख बिंदु बताए, एक्सपर्ट के हवाले से समझते हैं कि ईरान और इजराइल को लेकर भारत का रुख अलग अलग क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और भारत के लेवल पे भी एक ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो ईरान का बहुत कमज़ोर है बनिस्बत इजराइल का। और इजराइल में जिस तरह से सिविल डिफेंस की स्ट्रक्चर है, जिस तरह से सिविल डिफेंस की पूरी संरचना है, जिस तरह से तकरीबन हर अर्बन एरिया की बिल्डिंग में बंकर हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो सिविलियंस की जान की हानि हो वो कम हो। साथ ही साथ एक पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस देने की भी बात है। ईरान के साथ इंडिया वो प्रेशर फेस नहीं करता, भारत वो प्रेशर फेस नहीं करता कि अगर अपने ही लोगों को बुलाया जाए वापस तो उसका एक संकेत ये जाएगा कि भारत को कॉन्फिडेंस नहीं है उस देश की सरकार के ऊपर कि वो भारतीयों को वहाँ बचा सके। भारत ईरान को ये संकेत नहीं देना चाहता, लेकिन भारत इजराइल को ये संकेत देना चाहता है कि हमें पूरा विश्वास है कि इजराइल में जो भारतीय हैं उनकी सुरक्षा के लिए इजरायली सरकार हर कदम उठाएगी जो भी ज़रूरी होगा। ये थी आज की बड़ी खबर। अब सुर्खियों की बारी। हमारे पास अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ा अपडेट है। 12 जून को हुए इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का निधन हुआ था। आज उनका पार्थिव शरीर राजकोट आवास लाया गया और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता वहां मौजूद थे। हादसे के 4 दिन बाद भी शवों की पहचान का काम अभी भी चल रहा है। अब तक 99 DNA सैंपल मैच हो पाए हैं और इनमें से 64 शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। विमान हादसे की जांच भी रफ्तार पकड़ रही है। 15 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव डॉक्टर PK मिश्र ने अहमदाबाद का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का पता लगा लिया गया है। माना जा रहा है कि इससे दुर्घटना का कारण पता लगाने में सहूलियत होगी। उधर अमेरिकी एक्सपर्ट्स की टीम भी जांच में जुटी है। इनमें 17 साल के आर्यन अंसारी का वीडियो, एकमात्र जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश का विमान के अंदर की घटनाओं के बारे में बयान, अहमदाबाद हवाई अड्डे से टेक ऑफ का CCTV फुटेज और मेडिकल कॉलेज परिसर से बरामद डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी DVR फुटेज शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक जांच अधिकारी के हवाले से लिखा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC के रिकॉर्ड से मालूम पड़ा कि विमान रनवे पर कम से कम 300 मीटर अधिक चला, यानी जिस स्पीड से चलना था उस स्पीड से नहीं चला, लेकिन ATC को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी और 1 मिनट बाद 1:39 और उसमें थोड़ा समय जोड़ लें 1:40 के आसपास पायलट ने नो थ्रस्ट मेडे के मैसेज भेजे। इसके बाद संपर्क टूट गया और क्रैश की आवाज़ सुनाई दी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि विमान की हवा में जाने और क्रैश होने के बीच क्या हुआ। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर हैं 2 दिन के। वहाँ उन्हें साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया। इस मौके पर PM मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं इस सम्मान के लिए साइप्रस सरकार और साइप्रस के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये केवल मेरा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। सम्मान से इतर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बैठक भी हुई और इस मौके पर PM मोदी ने पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्ष पर चिंता जताई। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है,
संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली, ये मानवता की पुकार है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है। ये यात्रा ऐतिहासिक संदर्भों में भी खास है। पिछले 2 दशक में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा। इससे पहले 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के दौरे पर गए थे। तीसरी सुर्खी, केंद्र सरकार ने जनगणना को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इसके मुताबिक देश के ज़्यादातर हिस्सों में जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे को आधार तारीख माना जाएगा, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में यह तारीख 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, जिसमें हर घर की स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी, और दूसरा चरण होगा जनसंख्या गणना का, जिसमें हर व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और दूसरी जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी। देश में आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी। इस बार की जनगणना में 1931 के बाद पहली बार जाति आधारित गणना भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने 15 जून को गृह सचिव गोविंद मोहन और अन्य अधिकारियों के साथ जनगणना की तैयारियों की समीक्षा बैठक भी की थी। आज का लंदन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।